बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहते हैं आपको इस लेक्चर सीरीज़ में। इन लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ेंगे नाइन्थ की कंसेप्चुअल केमिस्ट्री, नाइन्थ के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, नाइन्थ की जो केमिस्ट्री है उसकी कंसेप्चुअल उसके कंसेप्ट्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोर्स आउटलाइन का जिक्र कर रहा हूँ। कोर्स आउटलाइन में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसमें मैं आपको क्या क्या करवा रहा हूँ। और इसका नाम मैंने नाइन्थ कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जो है, ये पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा कोर्स है जिसका नाम मैंने नाइन्थ कंसेप्चुअल केमिस्ट्री रखा है। क्यों रखा है और इसका पर्पस क्या है ये मैं आपको इस बारे में बताने लगा हूँ। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें हम लोग शामिल कौन कौन से सिलेबस के लोग आते हैं। इसमें आप चारों सूबों के लोग, ठीक है, यानी इसमें KPK वाले भी और पंजाब वाले भी और सिंध वाले भी, इसके साथ साथ एक और बलूचिस्तान वाले भी, यानी सब के सब लोग जो हैं इस बलूचिस्तान वाले सब के सब इस वीडियो से, इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी ये कोर्स बेसिकली ये देखकर नहीं बनाया गया, ये ना फेडरल बोर्ड से उठाया गया है, ना ये सिंध बोर्ड से उठाया गया, ना ये पंजाब से, ना ये KPK से, ना ही ये कोर्स जो है बलूचिस्तान से उठाया गया, बल्कि ये कोर्स इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है कि ये आपको हेल्प करेगा केमिस्ट्री को लर्न करने में। मैं आपको वजह बताता हूँ कि मैं आपकी मदद क्यों कर रहा हूँ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री सीखने के लिए। ठीक है, इस कोर्स का जो बेसिक पर्पस है वो यही होगा कि आपको केमिस्ट्री में मास्टर करना, यानी नाइन्थ की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर आपको मास्टर करना। अगर आप वो बच्चे हैं जिनको रटा लगाना बहुत मुश्किल लगता है तो वो कंसेप्ट्स को किस तरह से लर्न कर सकते हैं, उनको किस तरह से जो है प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नाइन्थ केमिस्ट्री उसको क्या करना, आपने मास्टर करना है। हाउ टू मास्टर नाइन्थ केमिस्ट्री कोर्स, बेसिकली इसका नाम आप ये समझ लें कि हाउ टू मास्टर नाइन्थ केमिस्ट्री कोर्स। ये सारा का सारा मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, मगर ये जानने से पहले कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इस कोर्स आउटलाइन क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अपना तारफ़ करवाना चाहता हूँ, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि हु एम आई। ठीक है, मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है। आई डन माई BS केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में मास्टर या BS करने की एक ही वजह है कि केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री मुझे शुरू से पसंद थी, बल्कि केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगी जब मैंने फर्स्ट ईयर और 10th का अपना एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मुझे केमिस्ट्री पसंद आई। मैं आपको सिर्फ वो टेक्निक्स शेयर कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपको केमिस्ट्री जो है वो अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, और आप केमिस्ट्री में एक्सीलेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब उन टेक्निक्स में सबसे पहली बात यह है कि हमें केमिस्ट्री बुरी क्यों लगती है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि केमिस्ट्री हमें बुरी क्यों लगती है। केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। क्या है? डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। डिफ़िकल्ट होने की एक वजह है ये स्ट्रेंज है। मिसाल के तौर पे आप इसमें एटम्स के बारे में जानते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं, इनका फार्मूला कहाँ से आ गया, ये सारी चीज़ें कि भाई मुझे क्या ख्वाब आएगी कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl है, या जो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला वो Na2 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 है, ये किस तरह से पता चलेगा एक बच्चे को। तो मैं आपको यही सारा कुछ इस केमिस्ट्री के कोर्स में सिखाने वाला हूँ। इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम आपको एक सेंस जिसे कहते हैं कि आपको मिल जाएगी कि आप केमिस्ट्री खुद से कर पाएंगे। ठीक है, यानी आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने माइंड के आइडियाज़ को लेकर चल के केमिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट, स्ट्रेंज। ठीक है, और एक और है जिसे हम कहते हैं कि एक मिथ सी बन गई है कि केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले पागल होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे तो हमने भी यही सुना था कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले पागल होते हैं, ये वो। ठीक है, तो अजीब सी मैथ्स इसके बारे में मशहूर की गई हैं जिसकी वजह से ये केमिस्ट्री जो है वो बच्चे को डिफ़िकल्ट लगती है। सही, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद केमिस्ट्री से नफ़रत करता था। मैं सोचता था कि ये एटम कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, चार्ज का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैसे पता चलता है, बला बला बला। ठीक है, बहुत सारे मेरे जहन में सवाल होते हैं। जब आपके जहन में सवाल उठें तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप जो हैं वो नालायक हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जहन में क्वेश्चंस हैं। अगर आपको उन क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएं, उन सवालों के जवाब मिल जाएं, तो आप एक साइंटिस्ट की तरह
अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे, जो कि केमिस्ट्री से नफरत करने वाला बच्चा था, उसको केमिस्ट्री अच्छी लगी और उसने आगे चल के केमिस्ट्री को ही अपना, जिसे कहते हैं कि हमसफ़र बना लिया, ज़रिया माश बना लिया। हमसफ़र ही है, ठीक है, क्योंकि अगर केमिस्ट्री ना हो तो शायद केमिस्ट्री पढ़ा कर ही मेरे आज मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। तो केमिस्ट्री ना होती मेरे पास तो मेरे ख्याल से मैं किसी काम का नहीं था। खैर, सबसे पहले मैं कोर्स आउटलाइन डिस्कस करूंगा और मैं हर एक चीज़ को लॉजिकली यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। जब आप वीडियोस को एंड तक देखेंगे उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये कोर्स आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 30 डेज़ के अंदर अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारा कोर्स करवाऊँ। बहुत हुआ 30 से 40 डेज़ के अंदर अंदर ये आपकी 9th की कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, ख्वाह आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो। तो सबसे पहले चलते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एटम क्या होता है। एटम के बारे में हम पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर खामियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खामियां, यानी एक एटम के अंदर क्या खामियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं कि जिसकी वजह से वो एटम सिर्फ एटम नहीं रहता बल्कि मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसके ड्रॉबैक्स को डिफाइन करने के लिए डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल का हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट के बाद फिर हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में। आयंस दो तरह के होते हैं, केटाइन और एनाइन, केटाइंस और एनाइंस, हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद क्या होगा, केटाइन और एनाइन के बारे में पढ़ने के बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्हीं को मिलाने से बनता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये यानी हम इस तरह पढ़ेंगे कि अगर आपको एटम के स्ट्रक्चर का पता चल गया तो आपको ड्रॉबैक्स का पता चल जाएगा। जाहिर बात है, एक बंदे के स्ट्रक्चर का आपको पता होता है, उसकी फिजिक का पता होगा, उसके चेहरे का खदोखाल का पता होगा, आप तभी बता सकेंगे कि भाई इसके अंदर क्या मसला है। ठीक है, ज़ाहरी जो शक्ल सूरत है वो इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती है। सिमिलरली अगर आपको एटम के स्ट्रक्चर का पता है तो आपको उसके ड्रॉबैक्स का पता होगा। अगर आपको उसके ड्रॉबैक्स का पता है तो फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी। एक बंदे को आपको पता है कि यार उस बंदे की बॉडी नहीं है, हेल्थी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यार ये बंदा मजदूरी नहीं कर सकता, ये बंदा बेलचा नहीं मार सकता, ये बंदा आप कह सकते हैं कि फ़ाइट नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता। ठीक है, यानी आप उसके स्ट्रक्चर को देखकर उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। तो मैं आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहा हूँ कि डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल और ये सारी आयन जो है ना, ये यहाँ तक केटाइन, आयनिक बॉन्ड, ये सब के सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बेसिकली डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, आपके इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, यानी एक से बढ़कर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब पहला कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि मैं इसको फ़न समझ के पढ़ाऊँगा, एक फ़न की तरह हम इसे पढ़ेंगे। जब फ़न एक मज़ा ले लेकर पढ़ेंगे उसके बाद क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस, उतना ही ज़्यादा आप इसमें जो है वो एक्सेल हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपको पिछले कंसेप्ट के ऊपर फुल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसके बाद आप अगले कंसेप्ट पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये सारी चीज़ें ड्रॉबैक्स और डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल, फिर ऑक्टेट रूल। आपको अगर डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल समझ आ गया, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आयंस क्यों बनते हैं। भाई एक एटम के अंदर कौन से जो है बेसिकली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो क्या बना रहा है, आयंस बना रहा है। यानी ये सारी की सारी आपस में लिंक्ड हैं, ये सारी एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप हो रही हैं। अगर पहला कंसेप्ट आपको आएगा तो ही दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। यानी पूरी बुक से मैंने कंसेप्ट्स को उठाकर एक जगह पे कर दिया है और उसमें आपको समझने के लिए, आपके समझने के लिए आसान कर दिया है, ताकि आपको जो है एक चीज़ अगर आपके जहन में क्लिक कर जाए तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद आपके जहन में साथ में आ जाएगी। ठीक है, जितना मर्जी आप इसको खींचना चाहें, आप अपने माइंड से, अपने क्रिएटिव माइंड से आप इसको जहाँ मर्जी लेके जाना चाहें आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपका एक क्रिएटिव माइंड होना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल, आयंस, आयंस से केटाइन और ये एनाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बनेंगे। फिर हम सोचेंगे यार कुछ एटम जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, कौन से बॉन्ड बनाएंगे? भाई वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्यों बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड? उसका भी जवाब हमारा इस डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के अंदर है। ठीक है, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के अंदर है। ठीक है, ठीक है, इसके उसका जवाब पता है कोवेलेंट बॉन्ड के पास है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कुछ एटम ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते।
ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड का जॉब भी आपके पास एटम के ऊपर ही डिपेंड करता है। एटम का स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। अच्छा, इसमें के दौरान मैंने एक चीज़ छोड़ दी है जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। देखें ये आयंस है, आयंस के बाद ये केटायंस और एनायंस है। यहाँ पे एक चीज़ है फार्मूला, केमिकल फार्मूला, ठीक है। अक्सर आप बच्चे अपनी बुक में देखते होंगे लिखा हुआ है Na2O लिखा होगा, CaCl2 लिखा होगा। आप सोचते होंगे कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं, Na2O क्या है या CaCl2 क्या चीज़ है, ये कहाँ से ये बलाएँ आई हैं। ये सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया उसके बाद आपको प्रैक्टिस दी जाएगी बाकायदा इस तरह के फार्मूलों की। यानी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे उर्दू में मैं यहाँ पे जैसे मैंने एक लफ्ज़ लिखा यहाँ पे प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रैक्टिस में जैसे यहाँ पे ये P है, ये R है, ये A है, ये C, ये T, ये I, ये C, ये E, आप इंडिविजुअली इन सबको पहचानते हो। इसी तरह से आपको इंडिविजुअली पहचानना पड़ेगा कि ये Ca क्या है और Cl क्या है और ये Cl के साथ 2 क्यों लिखा हुआ है। बाकायदा आपके जहन में एक पिक्चर बनेगी। आप ये बता सकेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है। इतना मैं आपको इस काबिल कर दूंगा, ठीक है। आप ज़रूर ये मेरा ये ट्रेलर जो है आप ज़रूर देखें, ये ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट देखें, ठीक है। इतना मैं आपको इस काबिल कर दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये बता सकेंगे कि ये आयनिक है या कोवलेंट। यहाँ तक कोवलेंट बॉन्ड तक हम पढ़ेंगे और कोवलेंट बॉन्ड की हम 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल्स में आगे हम जो है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी इसमें आते हैं और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी आते हैं। क्या आते हैं? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सही। उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं जो होती हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। वो सारा का सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। मगर इन सब के लिए ज़रूरी है ये जो सारा का सारा मैंने ड्रॉ किया है, ये सारा का सारा जो मैंने ड्रॉ किया है, इस सब के लिए ज़रूरी है आपको स्ट्रक्चर का पता हो। स्ट्रक्चर के लिए आपको ज़रूरी है कि एटम का पता हो और एटॉमिक नंबर का पता हो। यहाँ मैं Z लिख रहा हूँ, Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी ये पूरा के पूरा जो है ये सारा का सारा डिपेंडेंट होगा आपके पहले इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमने ये पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? एटम और उसकी बॉन्डिंग के बारे में। चैप्टर 1 में क्या पढ़ रहे हैं? एटम और बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे? एटम्स, बल्कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एटम्स, आयन, आयंस, आयनिक बॉन्ड एंड फार्मूलास एंड बॉन्डिंग। ये हमारा चैप्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर 1 हो जाएगा, यानी ये मेरे कोर्स में ये चैप्टर 1 है। अगर ये आपको समझ आ गया तो समझे आपने एक हिस्सा क्लियर कर लिया, 1/4 ऑफ द कोर्स क्लियर कर लिया। यानी ये आपके अगर फेडरल बोर्ड की बात की जाए या किसी बोर्ड की बात की जाए तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि आपके ऑलमोस्ट 1.5 लेक्चर्स जो हैं, 1.5 जो क्या कहते हैं उसको, 1.5 जो चैप्टर्स हैं आपके वो कवर हो जाएंगे। 1.5 यूनिट आपने कवर कर लिया, यानी 1.5 यूनिट्स जो हैं वो आपने कवर कर लिए। मगर इसमें कमाल की चीज़ क्या है, 1.5 यूनिट तो आपने कवर किए मगर वो आपको आते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आउट ऑफ द बुक कोई भी बंदा कहीं से भी उठाकर आपको क्वेश्चन दे देगा, आप उसको कर लोगे, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी कि भाई ये क्वेश्चन आया कहाँ से, कैसे आया, आप ये नहीं सोचोगे बल्कि आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मोल के बारे में, जो आपका गालबन पहला चैप्टर है, ठीक है। मोल के बारे में पढ़ेंगे, एवोगैड्रो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मोलर मैस के बारे में, ठीक है। मोलर एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ेंगे और मोलर मैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज़ को किस तरह से गिनते हैं। मिसाल के तौर पे आइटम्स तो बहुत छोटे होते हैं, आपको ये पता होगा। मेरी पूरी बॉडी में, बल्कि चलें ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेरे पास ये एक जग है, ठीक है। इस जग के अंदर इस वक्त पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। और इस पानी के, मैं कहता हूँ कि इस जग के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, या ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, या फिर इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आप निकाल सकते हैं कि भाई एक जग के अंदर कितने एटम हो सकते हैं, सही। आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कमरे के अंदर जो है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, यानी काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बड़ा अमेजिंग है, बहुत ही मज़े का कंसेप्ट है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके घर में जनाब अली 40 किलोग्राम की चीनी की बोरी पड़ी हुई है, तो मुझे बताएं उसके अंदर कितने जो है कार्बन के एटम है, कितने हाइड्रोजन के एटम है, कितने ऑक्सीजन के एटम है। तो आप अप्रोक्सीमेशन लगाकर
आप अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट इतने होंगे, एक कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं। ये बहुत मज़े का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बहुत मज़े का है। ये इसको हमेशा लोग फर्स्ट पे रखते हैं, मगर मैंने इसको सेकंड पे रखा, उसकी एक वजह है क्योंकि मैं कई बार कहूँगा एटम फाइंड आउट करो, कई बार कहूँगा आयंस फाइंड आउट करो, आयंस की तादाद फाइंड आउट करो, कई बार मैं कहूँगा कि मॉलिक्यूल्स की तादाद फाइंड आउट करो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एटम का कंसेप्ट भी होना चाहिए, आपको आयंस का कंसेप्ट भी होना चाहिए, और बॉन्डिंग मतलब मॉलिक्यूल्स का भी कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अक्सर हमारा जो एक बहुत अजीब सा है, मैं ये कहूँगा कि कंसेप्ट लर्निंग में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मोल के कंसेप्ट को बाद में पढ़ेंगे और एटम्स के कंसेप्ट को पहले पढ़ेंगे, यानी अगर ये कंसेप्ट आपको आता है तो तभी आप ये वाला भी कर सकते हैं, उसके विदाउट आप कभी भी इस पे जंप नहीं कर सकते। ठीक है, तो नंबर 2 पे ये आ गया। नंबर 3 पे जो हम पढ़ेंगे वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या करता है, पीरियोडिक टेबल क्या करेगा, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे, फुल डिटेल इसकी मैं डिस्कस करूंगा। ऑलमोस्ट 5 से 6 लेक्चर हो जाएंगे जिसमें मैं बाकायदा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम इस पे करेंगे। पीरियोडिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस पे हम इतनी प्रॉब्लम करेंगे कि ये इंशाल्लाह आपको थंब पे याद होगा। ठीक है, थंब प्रिंट पे आपको याद होगा, कोई इतने मसले वाली बात नहीं, आपको फिंगर टिप पे ये याद होगा। ठीक है, इतना इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज जो है ये आपको बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगा। यानी ये क्यों तैयार होगा, देखें एटम्स है ना, एटम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, भाई देने लेने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है भाई, तो एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही कमाल की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो लिहाजा आपने इसको भी मिस नहीं करना। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस चैप्टर की पहले समझ आ गई हो। ठीक है, ये चैप्टर समझ आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोई एटम आयनिक बॉन्ड क्यों बना रहा है, कोई एटम मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्यों कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है। आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो वो कितनी एनर्जी देगा, कितनी एनर्जी लॉस करेगा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम एटम का साइज़ डिस्कस करेंगे, बड़ा साइज़ है, छोटा साइज़ है, ये होता है वो होता है, यानी इसमें वो सारी चीज़ें होंगी। ये भी बहुत मज़े का चैप्टर है, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत फ़न में, मजाक में, गपशप में कराऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। नंबर 4 पे जो आपके पास टॉपिक आता है, नंबर 4 पे जो बेसिकली मेरी लिस्ट में है वो आपका है एक टॉपिक केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी से रिलेटेड, यानी ये बेसिकली आप ये समझ लें कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का ये दूसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है इसका, ये वाला जो है ना, ये इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, वन पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये है। तो यानी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को ही उठाकर मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा। तो अब आप खुद सोचिए कि ये आपके 4 चैप्टर्स ऑलमोस्ट होते हैं, 4 या 5 चैप्टर ये आपके बनते हैं कोर्स के। ठीक है, अगर ये चैप्टर्स आपको कोई शख्स 20 दिन में सिखा रहा है या 25 दिन में सिखा रहा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही आसान होगा आपके लिए, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह पढ़कर। तो आप ज़रूर ये जो है प्लेलिस्ट जो है अपने पास ऐड कर दें और आप ज़रूर इसके लेक्चर्स देखें और प्रैक्टिस करें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, सारी ज़िंदगी आप नहीं भूलते। ठीक है, मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जिसके बाद, जिस तरह से मैंने खुद पढ़ा और उसके बाद मैं इस काबिल हो सका कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। आफ्टर डूइंग माई मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू कर दी थी एकेडमी खोलकर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं, आपको भी इस लेवल पे ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और नंबर 5 पे जो है हम पढ़ेंगे सॉलिड हो गया, नंबर 6 लिक्विड गैसेस, स्टेट ऑफ मैटर हो जाएंगी ये सारी की सारी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इस तरह, यानी ये बाद में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सारी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये 4 थे। अगर ये 4 आपको आते हैं आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। सिर्फ 25 से 30 डेज़ लगेंगे आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रही हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे दी है, मुदस्सर अहमद तनौली 927@gmail। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मुझसे gmail.com। ठीक है, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और
फिर ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसमें आप मुझसे रब्ता करके मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेरे लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव सेशन भी इंशाल्लाह मैं आगे चलकर थोड़ी अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो मैं एक लाइव सेशन भी रख दूँगा, जिसमें मैं लाइव आकर ऑन एयर आकर आप लोगों को सारी चीज़ें ट्रिक्स बताऊंगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रिक्स बताऊंगा। मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक्स जो हैं वो बेसिकली सिर्फ उसके लिए काम करेंगी जिसको इन चारों चीज़ों का पता होगा। कम से कम मेरी जो रिकमेंडेड है वो ये 4 चैप्टर्स हैं। अगर ये 4 चैप्टर्स आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी ही आसानी होगी एग्जामिनेशन से मार्क्स उठाना, आप फेल नहीं हो सकते कम से कम, ठीक है। और केमिस्ट्री आपको आएगी, कम से कम आपको केमिस्ट्री का टेस्ट आएगा, आपको मज़ा आएगा, बजाय इसके कि आप बुक से पढ़ें या बुक को देखकर आप परेशान हो जाएं। आप यहाँ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको ज़्यादा आसान लगेगी, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, ये मेरा अपना आजमाया हुआ एक जो मेरा अपना तजर्बा है कि जब भी मैंने बच्चों को काम करवाया, इस तरीके से पढ़ाया, उसके बाद बच्चों ने एक्सरसाइज खुद किए हैं। मैं कभी भी एक्सरसाइज क्लास में सॉल्व नहीं करता, बल्कि बच्चे क्लास में खुद अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। आफ्टर फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, ठीक है। इस पर लाइक्स कीजिए और साथ साथ कमेंट भी कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई मेथड पढ़ाने में कोई कमी आ रही है, असल बात यह है कि क्लास के अंदर तो सवाल जवाब हो जाते हैं, पूछ लेता है बंदा, मगर चूंकि यहाँ पर हम एक ऐसे माहौल में बैठे होंगे, सामने कैमरा होगा, मैं ऑनर नहीं हूँगा, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी आ रही है इस लर्निंग एनवायरनमेंट में, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं मुझे कमेंट करके। आपका कमेंट बहुत कीमती है मेरे लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।